नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो है क्लास 10 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो पूरा भूगोल को हम लाएंगे जो कि 2023 में इसी में से प्रश्न पूछेगा। 100% ये गारंटी है कि प्रश्न हमको इसी में से आएगा तो आएगा, वो भी बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो में पूरा धमाका होने वाला है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि बिना लेक्चर के आपको हम प्रश्न समझाना शुरू करते हैं और जो भी प्रश्न आपको बतलाएंगे हूबहू आपको अपना भाषा में प्रश्न मिलेगा। कोई भी कॉपी प्रश्न नहीं मिल सकता यहाँ पे, या कोई भी ऐसा आंसर नहीं होगा जो आंसर आप नहीं समझ पाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न दिया जाता है कि संसाधन को परिभाषित करें। जो संसाधन होता है उनको परिभाषित करना है। यह प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न है और बोर्ड में कई मर्तबे पूछ चुका और इस बार भी यही प्रश्न आने का संभावना है। 100% यह प्रश्न भी आई है, इसलिए यह प्रश्न को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए हम बतलाते हैं प्रश्न क्या कहता है कि संसाधन को परिभाषा कीजिए, यानी कि संसाधन को आपको परिभाषा देना है। तो क्या कहता है, मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन है। दूसरे शब्दों में जिन संसाधनों से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए अपना भाषा में आपको समझाते हैं। आपको जो है बुक से इस तरह से परिभाषा आप लिख सकते हैं। हिंदी भाषा यही है, यही लिखना होगा। हम लोग मानव है, मानव को जो चीज़ जरूरी होता है वो चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो मानव का जितना चीज़ की जरूरी है वो सब चीज़ संसाधन कहलाता है। जैसे इंसान को हमें स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए हमको चाहिए साइकिल, बाजार जाने के लिए हमको चाहिए साइकिल, तो साइकिल क्या हुआ, वो संसाधन हुआ। खाना बनाने के लिए हमको चाहिए जलावन, गैस, वो संसाधन हो गया। हमको जो है यहाँ पे बात करने के लिए फ़ोन चाहिए, वो संसाधन हो गया। हमारे उपयोग में जो भी सामान हो, जो उतना भी कपड़े से लेकर रोटी कपड़ा मकान, ये सब सिर्फ वस्तु होना चाहिए, सिर्फ वस्तु होना चाहिए। जितने भी वस्तु होता है हमारे काम का, जिस वस्तु से हम काम करते हैं वह सब संसाधन कहलाता है। तो आपको संसाधन को परिभाषा आपको आसानी से याद हो चुका होगा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण का उपयोगिताओं को लिखे। संसाधन को संरक्षण कैसे करना है, उनका उपयोगिताओं को आपको लिखना है। चलिए कहता है आंसर क्या कहता है वो देखिए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो संसाधन है उस संसाधन को हमको विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि जितना चीज़ हमें जरूरी है उतना चीज़ ही उपयोग करना चाहिए। अब हमको यहाँ पर खेत सिंचाई के लिए डीजल का जरूरी है, तो डीजल जहाँ हमको 1 लीटर लगना चाहिए, 1 लीटर लगना चाहिए, वहाँ पर अगर हम 3 लीटर डीजल का खर्च करते हैं तो ये हो गया कि अविवेक से, यानी कि दिमाग से हम काम नहीं किए, इसलिए हमको 3 लीटर खर्च हुआ। जितना पर हमको पानी पटाने के लिए, यानी कि सिंचाई करने के लिए 1 लीटर का जरूरी था। अगर हम बिजली से सिंचाई करते हैं जहां हमको 1 यूनिट लगता है, जितना एकड़ जमीन पटाने में, सिंचाई करने में, उतना ही अगर उतना ही करने में हमको 3 एकड़ जमीन को 3 एकड़ जमीन को हम अगर सिंचाई करने में मतलब 3 यूनिट अगर हमें बिजली लगता है, इनका मतलब है कि हम जो है सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। यह यूज हमें आगे घट सकता है, आगे हमें नहीं मिल सकता है, यह हमको बचाना है। इसे ही कहते हैं संरक्षण। हम किस तरह से संरक्षण करेंगे संसाधन को हमें लिखना होता है। जैसे कि डीजल का, पेट्रोल का, कोयला का लोग अधिक उपयोग करते हैं, इनको अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ये खत्म संसाधन है, ठीक है। इसको जो है खत्म हो सकता है आगे जाकर, इसको अच्छी तरह से बचा कर यूज करना है ताकि हमें भविष्य में ज़्यादा दिन तक काम ले सके। आगे क्या लिखता है वो चलिए हम समझाते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यह है कि संसाधनों से मानव आधिकारिकता लाभान्वित होता है। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। भावी पीढ़ी को ध्यान रखते हुए संसाधन को संरक्षण काफ़ी अभी आवश्यक है। यानी कि अगला जो हमारा पीढ़ी होगा, अगला हमारा बेटा पोता परपोता, इस प्रकार का जो पीढ़ी होगा, उस पीढ़ी में क्या होगा कि हमें ये शॉर्ट हो जाएगा, तेल हमें शॉर्ट हो जाएगा, कोयला शॉर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सही यूज करना चाहिए। अगर वो चीज़ को नहीं देखते चलेंगे, हम भविष्य को नहीं देखते चलेंगे, तो भविष्य में जल्द से जल्द ये सब चीज़ शॉर्ट हो जाएगा, कम जाएगा, खात्म के कगार पर आ जाएगा। ऐसे तो खात्म के कगार पर आ चुका है, इसलिए हम लोग को ये चीज़ का ध्यान में रखते हुए यूज करना है। इसे संरक्षण कहते हैं। संरक्षण करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है VVI। बहुत ही VVI बिहार बोर्ड में कई मर्तबे पूछ चुका है। इसे हम VVI कहते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप
क्या समझते हैं? वैसी परियोजना जिनसे एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। यानी कि काम एगो करेंगे लेकिन काम होना चाहिए 3-4 गो, यानी कि 3 से 4 गो काम होना चाहिए। ऐसे योजनाओं को हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखल है कि नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों का सुविधा प्राप्त करना। मान कर चलिए कि जहाँ नदी का व्यवस्था वहाँ तो नदी हमें गुजारना ही पड़ेगा, लेकिन इस नदी के नज़दीक से अगर हम बांध दे देंगे तो इस बांध पर लोग आएगा घूमने के लिए, इस बांध से हम सीढ़ी बना देंगे, इस बांध से लोग आएगा पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए आएगा, नहाने के लिए आएगा, या 2 काम हो गया। इसी प्रकार इसी बांध से हमें क्या करेगा कि डायनमो लगा सकते हैं, इस विद्युत से हमें बिजली उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से काम एक, लेकिन उसमें बहुत सारा लाभ होना चाहिए, इसे ही कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ये एक परियोजना में बहुत सारे लाभ होना चाहिए, इसलिए इन्हें बहुजोर उद्देशीय परियोजनाएं कहलाते हैं। यानी कि बहुत काम के उद्देश्य से बनाया गया जो योजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, क्योंकि ये 2 शब्द से बना है, बहुजोर उद्देश्य। तो इस प्रकार रहता है, आपको पूरा इजी में समझाएंगे। ठीक है, चलिए उसी में से जो है दिया गया है यहाँ पे तीसरा चौथा प्रश्न नहीं दिख रहा है। जल संसाधन का उपयोग था, प्रश्न किसी तरह डिलीट हो चुका है, हट चुका है टाइपिंग के लिए, टाइपिंग किया हुआ था हट गया। तो चलिए हम इन प्रश्न को छोड़ते हुए आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में करा, जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को करने वाले उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। यानी कि कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई मान चले कि ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जल का कमी हो गया, जल नहीं मिल पा रहा है, चापाकल सूख रहा है, इनार का स्तर इनार कुआं का स्तर गिर चुका है पानी से, तो जल हमें नहीं मिल रहा है, सुखाड़ आ चुका है, तो हम इस तरह के क्षेत्रों में हम जल संकट कहेंगे। लिखा हुआ एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांग करने के लिए हेतु मतलब होता है के लिए हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी हो तो हम उस जल संकट कहते हैं कि जितना जल का हमें जरूरी था वो जल हमें घट रहा है, जल का स्तर कम हो रहा है, हम इसे जल संकट कह देंगे। ठीक है, भारत में जल संकट की समस्याओं का मुख्यतः दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी भागों में इंगित होता है। भारत में जो है दक्षिण और उत्तरी भागों में जल संकट का उपयोग होता है, क्योंकि नदी यहाँ पे नहीं जा पाता है, अगर जाता है तो वहाँ पर अधिक चला जाता है, जिसके कारण बहुत हानि होता है खेती की गृहस्थी के लिए। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क के प्रकार को लिखिए। एकदम वीवीआई प्रश्न है, 100% वीवीआई, यही प्रश्न आएगा। सभी प्रश्न हम बोर्ड मॉडल बताते जा रहे हैं, प्रश्न को आप पेपर पर लिख लीजिएगा कॉपी कलम निकाल कर, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, इससे झकाझक आपको प्रश्न मिलने वाला है। लौह अयस्क निम्नलिखित प्रश्न पूछ रहा है कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होता है? लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? तो लौह अयस्क जो है 3 प्रकार के होता है। लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लेमोटाइट। लौह अयस्क 3 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लेमोटाइट, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न जो है जीव विज्ञान में भी कभी कभार पूछ देता है, यह प्रश्न चिपको आंदोलन के इतिहास में भी पूछ देता है, और यह आपको जो है यहाँ पर भी ज्योग्राफी में भी पूछता है, यानी कि भूगोल में भी पूछ देता है, इसलिए यह प्रश्न को तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाला क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सरकार ने आदिवासी समुदाय के प्रवेश में अंगूर के पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, पुनः पेड़ काटने का ठेका खेल सामग्री बनाने वाले एक कंपनी को दे दिया गया था, जिसका लोगों ने भारी विरोध किया। चिपको आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, जिसमें लोगों ने पेड़ों से चिपककर काटे जाने का विरोध किया था, अर्थात एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण का संबंधित आंदोलन था। देखिए क्या हुआ था, सो हम समझाते हैं अपनी भाषाओं में।
कि सरकार ने शुरू में क्या किया कि चिपको आंदोलन के में सरकार ने क्या किया कि 1970 के दशक में उत्तराखंड का राज्य सरकार ने ये टेहरी नाम का एक क्षेत्र था, वहाँ पर क्या किया कि सरकार ने मना कर दिया था पेड़ काटने के लिए। अंगूर को पेड़ काटने के लिए सरकार खुद मना किया था कि यह पेड़ नहीं कटेगा। क्यों काट वहाँ पर जो है सरकार पेड़ शुरू में कटवा रहा था कि यहाँ पे जो है काम शुरू होगा, गांव बसेगा या खेल खिलौने के लिए कंपनी खोलने के लिए पेड़ कटवा रहा था। तो लोग उसमें विरोध किया तो वह पेड़ कटवाना जो है बंद कर दिया। उसके बाद क्या किया कि सरकार कुछ दिनों बाद फिर क्या किया कि समझा कि यहाँ के आदिवासी यानी कि यहाँ के लोगों को हम पेड़ काटने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग पेड़ काटने के लिए नहीं काटेगा। क्या किया कि ये सरकार ने दूसरे कंपनी को पेड़ काटने के लिए दे दिया। वो खेल सामग्री बनाने वाला कंपनी था, जो कंपनी खेल का सामान बनाता है, बच्चों के खेल का सामान बनाता है, उस खेल बनाने वाले कंपनी को दे दिया पेड़ काटने के लिए ठेका। और वो ठेकेदार क्या किया कि पेड़ काटने के लिए आ गया और आंधुन पेड़ काटना शुरू कर दिया। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया कि पेड़ से जाकर चिपक गया और लोगों बोला कि सबसे पहले पेड़ काटने से पहले हमको काटिए, तभी जाकर आप पेड़ को काट सकते हैं। इस प्रकार से घटना क्या, जिसके कारण सभी लोग महिलाओं ने आंदोलन कर दिया तो पेड़ काटना रोक दिया गया। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से आप चिपको आंदोलन लिख सकते हैं। चिपको आंदोलन का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पेड़ से लोग चिपक गए थे उस समय पेड़ काटने के लिए। ठीक है, अभ्रक का उपयोग क्या है? चलिए, बहुत ही प्रश्न भी है जो कि इस बार प्रश्न 100% आने का चांस है। 100% यही प्रश्न आएगा तो आएगा कि अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में काम आता है। अभ्रक का जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा काम आता है विद्युत उद्योग में, जहाँ पर बिजली बनता है ना, वहाँ पर उद्योग का अभ्रक का ज़्यादा उपयोग होता है। ऐसे भी हम लोग भी अभ्रक का उपयोग करते हैं, जो कि शादी ब्याह में उड़ाता है, रंग अबीर में फेंट कर खेलता है होली। विद्युत का असंवाहन होने के कारण इसका उपयोग कंडक्टर, कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनमो आदि के काम आता है। पारदर्शक तथा तापरोधी होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्ठी आदि में प्रयुक्त किया जाता है अभ्रक का। तो देख लिया अभ्रक का कहाँ उपयोग हुआ। चलिए अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर का उपयोग। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? चूना पत्थर जो होता है, ये चूना पत्थर का उपयोग क्या क्या है? देखिए, खनिज पदार्थों में चूने का पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज है। चूना का पत्थर जो एक महत्वपूर्ण खनिज है, इनका उपयोग बहुत से उद्योगों में, जैसे सीमेंट बनाने में चूना जो खैनी के साथ यानी कि तंबाकू के साथ खाया जाता है, वो भी चूना इसी पत्थर से निकाला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक खाद हो यानी कि खाद में भी चूना का यूज किया जाता है। स्टील में भी चूना का यूज किया जाता है। कपड़ा के काम में भी चूना का यूज किया जाता है। उद्योग, चीनी, कागज, चमड़े आदि के उपयोग में चूना का काम किया जाता है। दीवार रंगाई में भी चूना का उपयोग किया जाता है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज क्या है? खनिज क्या है? 100% VVI प्रश्न है। 100% VVI प्रश्न है कि खनिज क्या है। मूलतः खनिज शब्द का अर्थ होता है खनि और जोड़ में जौ, दो शब्दों से बना है खनि, खनि जोड़ जौ। अर्थात खनि मतलब होता है खान। खनि का अर्थ क्या होता है? खान से उत्पन्न चीजों होता है। खान से उत्पन्न चीजों होता है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। आप कह सकते हैं, पूछा जाता है कि खनिज क्या है, तो खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से निकाला जाता है, खान से खोद कर निकाला यानी कि धरती के नीचे से निकाला जाता है। ठीक है, कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ का नाम, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना पत्थर, ये सब जो है क्या है? खनिज है। ये सब धरती के नीचे से निकलता है। इसमें सोना भी आ सकता है, चांदी भी आ सकता है। ये सब क्या है? खनिज है, जो कि धरती के नीचे से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला के प्रकार। कोयला के विभिन्न प्रकार, जो कि बार बार बोर्ड में पूछ चुका है और इस बार भी पूछेगा। 100% ये सब VVI ऐसा सेट लाते हैं हम हर विषय का, जो कि आपको VVI प्रश्न मिलेगा, यानी कि इसी बार बोर्ड में पूछा जाएगा। पूरा रिसर्च कर यह प्रश्न को हम लोगों के यहाँ लाया गया है। क्या कहता है कि कोयला का निम्नलिखित 4 प्रकार होता है। कोयला का निम्नलिखित 4 प्रकार होता है। चलिए, पहला में है एंथ्रोसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट तथा पीट। कोयला कितने प्रकार का? 4, एंथ्रोसाइट, बिटुमेन्स और लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम से
किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, केरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक तथा मोमबत्ती। ये सब चीज़ पेट्रोलियम से ही आता है। चलिए अगला देखते हैं, सागर सम्राट क्या है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न, इस बार का प्रश्न जो कि पूछने वाला है कि सागर सम्राट क्या है, यही प्रश्न में आएगा इस बार। फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकेंड सिटिंग में हो, ठीक है, या कंपार्टमेंट में हो, तीनों एग्जाम को देखते हुए यह प्रश्न को हम डिजाइन किया गया है। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्र क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप का खुदाई का कार्य करता है। सागर सम्राट जो है, सागर यानी कि मुंबई के हाई पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र का एक जलयान है, यानी कि जल का हवाई जहाज है, ठीक है। वो हवाई जहाज का काम है कि जल के अंदर से तेल को निकालना, ठीक है, सागर सम्राट कहलाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से क्या समझते हैं? भी प्रश्न, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति का शुरुआत सन 1966-67 में प्रारंभ करने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाला संकर तथा बौने बीजों का उपयोग से सफल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति में क्या हुआ था कि पहले के ज़माने में, यानी कि 1960 से पहले क्या हुआ था कि लोगों को खेती में पैसा अधिक लगता था लेकिन उपजाऊ कम होता था, उपजता कम था। तो एक प्रकार का ऐसा हरित क्रांति है कि इस क्रांति में जो है फसल अच्छा कैसे बनेगा उस फसल पर ज़्यादा जोर दिया गया था, हरा फसल को जोर दिया गया था, जिसमें संकर बीज को दिया गया था, बौनेपन बीज को लिया गया था, जो कि फसल अच्छा से अच्छा उपजे। ये इस प्रकार के आंदोलन किया गया था। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? निर्माण से आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर है, उपलब्ध कच्चे माल का प्रसंग कर जीव उपयोग वस्तुओं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण कहलाता है, यानी कि कच्चा माल से जीव का उपयोग होने वाला वस्तु तैयार किया जाता है तो उसे विनिर्माण कहा जाता है। कच्चे माल को, जो कच्चा माल होता है उस कच्चा माल से जीव को उपयोग होने के लिए वस्तु तैयार किया जाता है, विनिर्माण कहलाता है। जैसे गेहूं मक्का का जो चोकर बनाया जाता है वो जानवर को खाने के लिए, वो विनिर्माण हुआ। जैसे हम लोग यहाँ गेहूं मक्का से रोटी बनाया जाता है, वो विनिर्माण हुआ। इस प्रकार का जो कच्चा माल से कुछ भी आदमी को उपयोग होने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो विनिर्माण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक तथा और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। चलिए यह प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर में है कि सार्वजनिक उद्योग वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला का कारखाना, ये सब का जो कारखाना, ये सब का कारखाना सरकार स्वयं चलाता है। ऐसे सरकार जो कारखाना को चलाता है उसे सार्वजनिक कारखाना कहते हैं। चलिए इसका उल्टा होता है निजी उद्योग। जब निजी उद्योग वैसे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व किसी एक विशेष सहकारी समिति के हाथों में होता है, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी, जमशेदपुर कारखाना, जैसे जियो का जो है मालिक मुकेश अंबानी ने, जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये सब एयरटेल कंपनी, जितना भी कंपनी हुआ उस कंपनी का कोई एक मालिक होता है, वो सब कंपनी को निजी उद्योग कहा जाता है। और जिनका मालिक सरकार होता है उसको जो है सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को लिखें। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। नदी घाटी परियोजनाओं का कई उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना जो है बहुउद्देशीय है क्योंकि इसमें बहुत सारा उद्देश्य होता है। अभी तुरंत हम इससे पहले वाला प्रश्न में बताएं। यह परियोजना का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई प्रबंधन, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंततः स्थानीय नव परिवार का विकास, भू संरक्षण, मछली पालन विकास इत्यादि जो है ये सब नदी परियोजना के अंतर्गत आते था। मुख्य उद्देश्य यही सब था कि नदी परियोजना हो जाए जिसके कारण ये सभी सब काम होगा। बिहार में वनों के अभाव के 4 कारणों को लिखें। बिहार में जो है वन का अभाव होते जा रहा है, एक 4 कारण आपको बताना है। बिहार में वनों का अभाव के निम्नलिखित 4 कारण है।
बिहार के झारखंड से अलग होना, बिहार से झारखंड अलग हुआ, इसके कारण वन भी काटा जा रहा है, वन का कम हो रहा है, क्योंकि झारखंड का के जो बिहार में जब झारखंड था तो झारखंड के वन का हिस्सा सब झारखंड में चला गया, वन अधिक था झारखंड वाले क्षेत्र में। जो वन बच गए हैं उनको संरक्षण पर ध्यान नहीं देना, यानी कि जो वन बच भी गया है ना ओकरा पर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है कि लोग घर बनाने के लिए, सिल्ली के लिए, पैसा के लिए बेच देता है। बढ़ी हुई जनसंख्या अनुत्पादनों के लिए जमीन हेतु वनों की कटाई, यानी कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो वन काट काट के सब फसल उपयोग के लिए जमीन बना रहा है। सड़कों के चौड़ाई एवं रिहायशी मकानों को बनाने के लिए पेड़ का कटाई, और क्या होता है कि सड़क लंबाई करना है तो पेड़ का काटना पड़ता है लंबाई बनाने के लिए, और रिहायशी मकान बनाने के लिए, यानी कि रहीसी मकान, अमीरों की तरह मकान बनाने के लिए लोगों को वन को काटना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालें। बिहार में जो है जल विद्युत विकास पर आपको प्रकाश डालना है। बिहार में जल विद्युत विकास किया जा रहा है। यहाँ लगभग 44.1.0 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन डेहरी, बारून, पश्चिम चंपारण, कटया विद्युत केंद्र हो सकते हैं। इसमें अतिरिक्त बिहार अन्य नदियों गंडक, बागमती जल विद्युत केंद्र निर्धारण हो रहा है, यानी कि यही सब जगह पर जो है जल विद्युत बन रहा है, यानी कि जल से जो है विद्युत तैयार होने का व्यवस्था तैयार हो चुका है, जहाँ पर इतना मेगावाट यानी कि 44.10 मेगावाट का जो है उत्पादन के लिए जुगाड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, चलिए हम आपको आंसर बतलाते हैं। समोच्च रेखा उच्चवाच प्रदर्शन की प्रतिष्ठा तकनीकी को माना जाता है। वस्तुतः समोच्च रेखा भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाकर खींचे जाने वाले काल्पनिक रेखा को वास्तविक सर्वेक्षण के बाद खींचा जाती है। प्रत्येक समोच्च रेखाओं के साथ उनकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण के लिए एक मानक विधि है। देखिए, समोच्च रेखा का अर्थ होता है कि जब कोई क्या होता है कि तल, धरती के तल का ऊंचाई और समुद्र के तल के ऊंचाई का एक काल्पनिक रेखा होता है, डॉट डॉट का रेखा होता है। ये रेखा को क्या करता है, मानचित्र बनाने समय यही रेखा को दर्शाया जाता है कि कहाँ से जो है धरती का ऊंचाई कितना है और समुद्र का ऊंचाई कितना है। ये चीज़ को जांचने के लिए इसी रेखा को उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस रेखा को हम कहते हैं समोच्च रेखा। अगला प्रश्न है अस्तर रंजक क्या है। अस्तर रंजक क्या है, किसी क्षेत्र के मानचित्र में विभिन्न सूचनाओं के साथ साथ उच्चवाच प्रदर्शन करने के लिए एक उत्तम और सरल विधि है। इसमें समुद्र तल से किसी स्थान पर ऊंचाई दिखाने के लिए एक स्पष्ट बिंदु के समीप अंक लिख दिया जाता है। अंकों से बनी संख्याओं का उच्च स्थान से समुद्र तल के ऊंचाई स्थान प्रदर्शित करता है। इस तल का चिन्ह सहायता चिन्ह कहलाता है, यानी कि अस्तर रंजक वही होता है जो अभी बतलाए मानचित्र के लिए दो रेखा, दो रेखा का जो लंबाई ऊंचे नीचे होता है, ऊंचे नीचे रेखा को दर्शाया जाता है अंकों में, उसी अंक को जो है अस्तर रंजक कहा जाता है। चलिए अब प्रश्न आ गया है आपदा प्रबंधन। ज्योग्राफी खत्म हो गया, आपदा प्रबंधन उसी के लास्ट में दिया जाता है, उसी में से प्रश्न आ चुका है। आपदा से आप क्या समझते हैं, प्रश्न कई मर्तबे पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा और इस बार भी पूछेगा भी यह प्रश्न। आपदा से आप क्या समझते हैं, ऐसे दुर्घटनाओं जो बिना बुलाए अस्माकम घटती है, अल्प समय में ही जन धन का अपार क्षति पहुंचाता है, आपदा कहलाता है। आपदा वैसे कहते हैं जो बिना बताइले मेहमान आता है, उसे आपदा कहा जाता है। जैसे कि भूकंप आता है तो बिना बताइले आ जाता है, लेकिन वैज्ञानिक ने अपना जो है यंत्र लगाया हुआ है जो कि वह आगाह दे देता है कि इस दिन इतना का जो है भूकंप आने वाला है। अधिक भूकंप आया, एकदम 2 मिनट 3 मिनट के लिए भूकंप आया और करोड़ों का मकान तोड़कर चला गया, इससे घटना को आपदा कहा जाता है। जैसे बाढ़ है, रात इतना पानी बढ़ा, इतना पानी का स्तर बढ़ा कि घर मकान जान माल का हत्या हो गया, तो इसे हम आपदा कह सकते हैं। एक इतना भूकंप आया जिससे घर परिवार जान माल का हत्या हुआ, इसे हम आपदा कहते हैं।
आपदा कहने का अर्थ ये होता है कि ऐसा खतरा जो हम लोगों को प्रकृति के द्वारा खतरा होता है उसे हम आपदा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे घटनाओं हमें संकट की स्थिति में ला देती है, ऐसे घटनाओं हमें संकट की स्थिति में ला देती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन के भारी खतरे में डालने वाले असमाकम घटना को हम आपदा कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा परिभाषा से हम समझा दिए, आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे बाढ़ का आना, ठीक है, बाढ़ आना, भूकंप आना, आंधी आना, ये सब प्राकृतिक आपदा हो गया। मानव जनित आपदा वैसे हो गया जैसे जैसे एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, ये सब मानव जनित आपदा है। मानव क्या करता है कि अपने आप बिजली में सट जाता है किसी कारणवश, ये सब मानव जनित आपदा हुआ। मानव के द्वारा आपदा निर्मित किया जाता है। कोयले के विभिन्न प्रकारों को लिखे, ये प्रश्न तो हमें बता दिए हैं कि कोयले के 4 प्रकार हैं। एंथ्रासाइट, ठीक है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं क्या है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं क्या है। देखिए आपदा प्रबंधन की आवश्यक बहुत जरूरी है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा का पूर्व एवं उसके बाद होने वाली क्षति को कम या बचने से है, ठीक है। आपदा प्रबंधन का मतलब है कि आपदा होने से पहले या आपदा होने के बाद आप सचेत हो जाइए, यह भी हो सकता है और इस तरह से हमें सचेत हो जाना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि को घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रभावित को कम करने का आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि बाढ़ आता है, बाढ़ के सीजन आने से पहले हम लोग को बाढ़ में ऊंची घरों पर ऊंची मकान बना लेना चाहिए। नहीं, बाढ़ से बचने के लिए उपाय हमें पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के हमें प्रबंधन करना जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न है बाढ़ कैसे आता है स्पष्ट करें। बाढ़ जो है वो कैसे आता है वो स्पष्ट करना। दाहर कैसे आता है, यानी कि अधिक वर्षा होने के कारण नदी में जल का जमाव हो जाता है। अधिक बारिश होता है तो नदी में जल का जमाव हो जाता है। साथ ही अवसादों में जमा होने के फलस्वरूप नदी तल का गहराई में कमी आ जाती है और नदी तल से भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी के तटबंध को दबाव बढ़ जाता है। जल स्वरूप तटबंध टूट जाता है और नदी से जल बाहर छितरा जाता है, जिसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। क्या होता है कि बाढ़ के समय में बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने के कारण जहाँ तहाँ बारिश होता है, बारिश के स्तर बढ़ जाता है, नदी में सभी बारिश का पानी जाने लगता है। नदी में पानी जब जाने लगता है तो नदी के पानी स्तर बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि नदी के बगल में जो बांध रहता है वो बांध के ऊपर आ जाता है या बांध कमजोर रहता है, कभी किसी जगह से सीधा से उसमें या मूसा के बील से, तो क्या करता है कि बांध टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है कि पूरा क्षेत्र में बाढ़ से तहस नहस हो जाता है। ये भी प्राकृतिक आपदा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप तथा सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप तथा सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव या उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी के सतह का घिसना या कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे विनाशकारी विपदा है जिससे मानवीय जीवन में हानि हो सकती है। यानी कि भूकंप जो है कभी कभी क्या होता है कि अधिक गर्म धरती के नीचे बहुत गर्म हो जाता है, वो फटने से भूकंप आता है। कभी कभी धरती के अंदर 2 सतह होता है, वो सतह को हिलना या कंपन होने इसके कारण से भूकंप आता है और भूकंप आने से मानव का बहुत ही बड़ा विनाश होता है, बहुत बर्बादी आ जाता है। तो ये परिभाषा दे देना है, ठीक है। उसके बाद सुनामी परिभाषा दे देंगे, आंसर हो जाएगा। सुनामी समुद्र के तल पर या उसके नीचे के भूस्खलन और भूकंप के कारण होता है। यानी कि सुनामी जो है समुद्र के नीचे भूकंप के कारण होता है। यह प्राकृतिक आपदा है। महासागर तलीय के जल कंपन होता है, इसे सुनामी कहते हैं। यानी कि जो समुद्र होता है उस समुद्र में भूकंप के कारण जल ऊपर नीचे होने लगता है, यानी कि जल में जो है कंपन आ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सुनामी। चलिए सुनामी से बचाव के 3 उपाय आपको लिखना है। सुनामी से बचने के लिए 3 उपाय आपको लिखना है। सुनामी से बचाव के लिए 3 उपाय निम्नलिखित है। तटबंधीय भागों में ज्वारीय वृक्षों को लगाकर तरंगों का वेग को कम करके भी सुनामी से बच सकते हैं। यानी कि सुनामी जो होता है तरंग के कारण होता है, उन तरंगों को कम करने के लिए ज्वारीय वृक्ष को लगाना जरूरी होता है तट के निकट। अगला है तीसरा
कि समुद्र तल से दूर और उच्च स्थानों पे जाकर सुनामी से बच सकते हैं, यानी कि समुद्र से आप दूरी रह सकते हैं। इसीलिए जब सुनामी आने का संभावना होता है तो समुद्र तट से सभी लोगों को सरकार दूर रहने के लिए घोषणा कर देते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद लेने की जागरूकता चाहिए, यानी कि सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन से जो है आप मदद ले सकते हैं, ठीक है, जागरूकता होने के लिए। अगला प्रश्न अब अगला आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों को वीडियो जो है अगला वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।